दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 16 पेशकश मेरे कारवां। दफ्तरी अशिया को समेटने के बाद इसने अपने लिबास का जायजा लिया, फिर पर्स से बेबी मिरर निकालकर फेस टचिंग करने लगी। मेकअप के नाम पर इसने सिर्फ लिपस्टिक लगा रखी थी। मेरे ख्याल में ये भी एक तकल्लुफ ही था, वरना इसे किसी लिपस्टिक की जरूरत नहीं थी। गोरी चिट्टी रंगत पर जिंदगी से मामूर और रानाई से भरपूर गुलाबी होंठ किसी कॉस्मेटिक जेवर के मुताज नहीं थे। बनाव सिंगार औरत का बुनियादी हक है, इसको जरूरत के खाने में बंद नहीं किया जा सकता। दुनिया की हसीन तरीन औरत को भी बनने संवरने का इतना ही हक हासिल है जिसे किसी मेकअप की मुहताज औरत को। मैं अपने इस अर्जली अब्दी हक को इस्तेमाल करके फारिग हुई तो इसके सिकनात ने मुझे बता दिया कि वो अपने दफ्तर से निकलने वाली थी। दफ्तर से निकलने के दो ही मुतालिब थे, या तो वो साहिल को अटेंड करने जा रही थी या फिर इस इमारत से बाहर आने वाली थी। मैंने अपने रगोपे में एक सनसनी सी दौड़ती महसूस की, फिर मैंने तीसरी आंख को पूरे इन्हमाक से इस पर मरकूज कर दिया। इसने पर्स उठाया और अपने ऑफिस से निकल आई। मैं किसी माहिर जासूस की तरह इसके ताक़ुब में लग गया, मगर इस वक्त जेम्स बॉन्ड 007 मुझे देख लेता और इसकी समझ में आ जाता कि मैं क्या कर रहा हूँ तो वो मेरी कारकर्दगी पर अर्शश कर उठता। मैं इसकी धरती पर इसका बाप बनने की कोशिश कर रहा था। वो हाँफता कांपता सीधा अपने मुंसिफ एन फ्लेमिंग के पास पहुंचता और इससे मेरी कोई फिल्म लिखवाने की दरख्वास्त करता। मेरे टारगेट मुख्तलिफ राहदारियों से घूम गए। फिर जब इमारत को जीने पर हिस्से में पहुंचा तो मैंने सांस रोक ली। कोई लम्हा जाता था कि वो एशियाई औरत इस इमारत से बाहर कदम रखने वाली थी। फिर जैसे ही वो इमारत के बैरूनी गेट की जानिब बढ़ी, मैंने आंखें खोलते ही मैंने बेसाख्त अपने साइड का दरवाज़ा खोला और शेवी से बाहर आ गया। मैं अपने हुक्म में मैंने राकेल को कहते हुए सुना, ये बैठे बिठाए उड़कर कहाँ चल दिए। मैंने इसके सवाल का जवाब नहीं दिया और पीले पत्थरों वाली बेस मंजिला इमारत के मेन गेट को निगाह में रखते हुए तेजी से इधर बढ़ने लगा। अगर मेरी नज़र एक लम्हे को भी चौंक जाती तो मैं फिर एक मरतबा इस औरत को खो देता। हालात और वाक़यात भी यही बताते थे, वो इस इमारत से बाहर आने वाली है, लेकिन वो मुझे किसी नज़र ना आई। मैं मज़कूरा इमारत के सामने फुटपाथ पर मौजूद रहा। इस दौरान में राकेल ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया था। ये इस मुस्तरब इंतज़ार में 10 मिनट गुजर गए तो मुझे सख्त मायूसी हुई। राकेल के इस्तफसार पर मैंने इसे सूरत हाल से आगाह किया तो इसने कहा, क्या जरूरी है वो इसी इमारत से बाहर आने वाली हो? मेरे तस्वुर मुझे धोखा नहीं दे सकता, मैंने मुस्तहकिम अंदाज में कहा। राकेल एक लम्हे को गहरी सांस लेते हुए मुझे बोली, फिर गमगीन आवाज में कहा, वजदान, अभी थोड़ी देर पहले तुमने इस औरत को इमारत से नीचे ऊपर तक विजिट किया है। हम अगरचे एक एक कमरे में नहीं झांक सके, लेकिन तुमने मुख्तलिफ फ्लोर्स की लाबेर और कॉरिडोर्स को तो तवज्जो से देखा है। क्या इस एशियन औरत के माहौल में भी यही सब कुछ मौजूद था? राकेल ने बड़ा ही कांटे का सवाल किया था। मैं जोशी जज्बात में एक तरफ ध्यान नहीं दे सका था। अब जो गौर किया और जहन के यादों खाने को खंगाला तो मुझे इस माहौल में नुमाया तब्दीली महसूस हुई। मैंने इस औरत को भी अभी इस तस्वुर की निगाह से जिन रास्तों से गुजरते हुए देखा था वो इस बिल्डिंग से मैच नहीं करते थे जिसके सामने हम इस वक्त खड़े थे। इसका वादा मतलब यही था कि वो औरत बिल्डिंग में थी और ना ही यहाँ से निकली थी। मैंने चौंक कर राकेल की तरफ देखा और पूछा, क्या वॉल स्ट्रीट की किसी और बिल्डिंग में भी स्टॉक एक्सचेंज का मुतल्लिक काम होता है? तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने इस औरत को कंप्यूटर पर स्टॉक एक्सचेंज से मुतल्लिक कोई फाइल खोले देखा था, मैंने बताया। राकेल ने बताया, वॉल स्ट्रीट की अक्सर इमारतों में इसी नौयत के धंधे होते हैं, मगर इसका काम मरकज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। ये यहाँ से कितना दूर है? मैंने जल्दी से सवाल किया। वॉल स्ट्रीट है ही कितनी तवील, कुछ दूर हो, वो कंधे उचकाते हुए बोली। जब हम ब्रॉडवे को छोड़कर वॉल स्ट्रीट में दाखिल हुए तो दाईं जानिब जो दूसरी सड़क वाक़या है वो ब्रॉड स्ट्रीट कहलाती है। ब्रॉड स्ट्रीट और वॉल स्ट्रीट से बनने वाले कोने पर जो बिल्डिंग खड़ी है वही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। एड्रेस के हिसाब से ये 20 ब्रॉड स्ट्रीट कहलाएगी। क्या तुम इस तरफ जाने का इरादा रखते हो? मैंने इस बात में गर्दन हिला दी और वो बोली, इधर देखो, वो सामने ही तो है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इसने एक जानिब इशारा कर दिया। चलो पैदल ही चलते हैं। पैदल नहीं, मैंने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाते हुए कतई लहजे में कहा। इस औरत को किसी भी इमारत से निकले हुए कम से कम 10 मिनट हो गए हैं। इस वक्त वो अपनी गाड़ी में किसी रोड पर हो गई या फिर किसी और इमारत में। हम शेवी में बैठकर इसका ताक़ुब करेंगे। इस गुफ्तगू के दौरान ही हमने शेवी के करीब आ गए। राकेल ने ड्राइविंग सीट संभालने के बाद मुझसे पूछा, किस तरफ चलूं? इसके सवाल करने का अंदाज ऐसा ही था जैसे मैंने मंजिल का तयन कर लिया हो। मैंने कहा, फिलहाल किसी सिमत में भी चल पड़ो, मैं इस औरत की दुस्त दुगशी मालूम करके तुम्हें बताता हूँ। बात खत्म करते ही मैंने आंखें बंद कर ली।
रकेल की बड़बड़ाहट से मुशाबा आवाज मुझ तक पहुंची। मैं ब्रॉडवे ही की तरफ निकलती हूँ। मैं इसके बयान पर तवज्जो नहीं दी और अक्षर तस्वुर को खूब रशियाई औरत के ताक़ुब में दोहराया। अगले ही लम्हे मेरी बात ने आंख में मुझे इसके माहौल में पहुंचा दिया। वो एक शानदार गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मौजूद थी। इसका यही मतलब था वो अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची थी। मैंने चंद लम्हा तक इसके माहौल को समझा, फिर आंखें बंद करते हुए रकेल से कहा, वो इस वक्त सुर्ख कैडलेक में मौजूद है। ये एक नया तजुर्बा था। मुझे खदशा था कहीं बोले से मेरे तस्वुर करची करची ना हो जाए। मैंने डरते डरते राकेल से बात की थी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। मेरा अंदेशा गलत साबित हुआ और सुर्ख कैडलेक के अंदर इस हसीन औरत के साथ मौजूद रहा। मेरे लिए ये तजुर्बा नहायत ही खुश आइंदा था। गोया मैं आंखें बंद रखते हुए किसी भी मुकाम की मंजिल कशी और वहाँ पेश आने वाले वाकयात पर रवां तबसरा कर सकता था। मैंने अपने तन बदन में मुसरत से भरपूर एक लहर सी दौड़ती महसूस की। इस लम्हे रकेल की हिजान अमेज आवाज मेरी समाज से टकराई। वजदान, ये मालूम करने की कोशिश करो वो इस वक्त कहाँ से गुजर रही है, ताकि मैं इसके करीब पहुंच सकूं। अभी तो ताहद निगाह कोई सुर्ख कैडलेक दिखाई नहीं दे रही। मैं पूरी तरह इस औरत की गाड़ी में जमकर बैठ गया। कैडी के अंदर रहते हुए मैंने विंड स्क्रीन के पार निगाह दौड़ाई और एक इमारत को देखकर चौंक गया। वॉल स्ट्रीट की तरफ आते हुए हम इस इमारत के करीब से गुजरे थे, लेकिन इस वक्त मुझे मज़कूरा इमारत का दूसरा रुख नजर आ रहा था। राकेल, मैंने बदस्तूर आंखें बंद रखते हुए राकेल को मुखातिब किया और बताया, सुर्ख कैडी इस वक्त सिटी हॉल के पास है, मगर ये वो रुख नहीं जिधर से हम आए थे। ओह, राकेल ने एक तवील सांस खारिज की और शवी की रफ्तार को बढ़ाते हुए बोली, इसका मतलब है वो अभी ब्रॉडवे पर ही है, मगर हमसे आगे। मैंने अपना काम जारी रखा और थोड़ी देर बाद राकेल को बताया, इसके दाएं हाथ में मैनहट्टन प्लाजा है और अब फिर मेरी निगाह पीले पत्थर से बनी हुई एक इमारत पर टिक गई। मेरी याददाश्त ने गवाही दी कि साहिल की अटेंडेंट वो एशियाई औरत इसी इमारत से निकली थी। मज़कूरा इमारत के ज़ीनी हिस्से में बुलंदो बाला मेहराब भी बनी हुई थी। बलाई हिस्सा वैसा ही था जैसे दूसरी इमारतों का होता है। मेरी निगाह ने शुमार किया तो मुझे अंदाजा हुआ वो पीली इमारत 20 मंजिला थी। इस अंदाजे में एक आध मंजिल की कम बेशी मुमकिन थी। मैंने मज़कूरा इमारत के मेन गेट पर नजर जमा दी। इस इमारत में मुसलसल लोगों की आमदोरफ्त जारी थी, जिससे यही जाहिर होता था वहाँ मुख्तलिफ किस्म के दफातर होंगे। वैसे तो पूरा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट ही दफातर का मजमुआ है, लेकिन वॉल स्ट्रीट खासतौर पर इस नौयत के लिए मशहूर है। ये सूरत हाल देखकर मैं उलझ गया। मुझे 101% यकीन था कि साहिल की देखभाल करने वाली औरत इसी इमारत से निकली थी। अगर ये इमारत खालिस्तन कारोबारी मकासद की हामिल थी, तो फिर वो बेडरूम क्या हैसियत रखता था जहाँ मैंने साहिल को रबी मोशे हैमन की कैद में देखा था। मैं इन्हीं ख्यालात की जमा तफरीक में गर्क था कि राकेल मेरे करीब आ गई। मैं फिर सरसरी अंदाज में बोली, क्या तुम अपनी मतलूबा इमारत को तलाश करने में कामयाब हो गए? जवाब में मैंने पीले पत्थरों से तमीज़शुदा इमारत की जानिब इशारा कर दें। राकेल ने मुतज़ब्बिब अंदाज में मेरी तरफ देखा और नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है वजदान? इसका स्टाइल सरगोशियाना था। इस इमारत में किसी की रिहाइश का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जानती हूँ यहाँ सेंटर्स का काम होता है। तुम शनाख्त में कहीं गलत तो नहीं कर रहे? राकेल ने शेयर्स का हवाला दिया तो मेरे जहन में स्टॉक एक्सचेंज की वो फाइल घूम गई जो मैंने एशियाई औरत के सामने रखी कंप्यूटर के मॉनिटर पर देखी थी। इसका मतलब था वो औरत इसी इमारत के किसी कमरे में छुपी बैठी थी। एक मरतबा मैं इस तक पहुंच जाता तो फिर साहिल का सुराग लगाना मुश्किल न रहता। राकेल के सवाल का जवाब देते हुए मैंने कहा, मैं हर जगह कोई गलती नहीं कर रहा। साहिल को इसी इमारत किसी बेडरूम में रखा गया है। बेडरूम? इसने हैरत से आंखें फैलाईं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने इसकी हैरत को नजरअंदाज करते हुए पूछा, क्या हम इस इमारत के अंदर जा सकते हैं? क्यों नहीं? इसने कंधे उचकाए और बताया, अभी वेस्टर्स और खत्म नहीं हुए, हम इस बिल्डिंग की सैर कर सकते हैं। फिर आइंदे 5 मिनट में हम दोनों इस इमारत के अंदर थे। मैंने पूरे 1 घंटे तक नीचे से ऊपर इस इमारत को झांक डाला और इमारत के किसी भी हिस्से में ऐसे आज़ार ना आए। वहाँ कोई बेडरूम भी होगा और ऐसा डाइनिंग भी होगा जहाँ मैंने साहिल को नाश्ता करते हुए देखा था। अव्वल आखिर वो पूरी इमारत कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही थी। इसमें नीचे से ऊपर तक मुख्तलिफ कंपनियों के दफातर खुले हुए थे। इस सूरत हालात ने मुझे चकरा कर रख दिया। मेरा जहन नामहाइला रबी मोशे हमन के किसी अयारी के बारे में सोचने लगा। इस इमारत के एक एक कमरे के अंदर झांकना मुमकिन नहीं था। लिहाजा मायूस होकर हम इमारत से निकलकर बाहर आ गए। एक मरतबा फिर ब्रॉन्ज बिल के पास आकर खड़ा हो गया और ताज़ा तरीन हालात का जायजा लेने लगा। अगर साहिल को इसी इमारत में रखा गया था तो फिर ये राज रबी मोशे हैमन और इसके चंद काबिल एतमाद अफराद तक ही महदूद होगा और इस रिहाइश हिस्से को नहायत खुफिया रखा गया होगा। यहाँ पर काम करने वाले हज़ारों अफराद साहिल की अकामत गाह की भनक भी नहीं होगी। वो 9 to 5 के चक्कर में रोजाना यहाँ आते जाते होंगे। इसी सोच विचार के दौरान में एक मरतबा फिर इस दिलकश एशियाई औरत का चेहरा मेरे ख्याल में रोशन हुआ। इसके साथ ही मेरे जहन में रोशनी का एक तेज झुमका हुआ और मैंने बेख्तियार राकेल का हाथ थामते हुए कहा, चलो।
कहाँ? वो मेरे साथ कदम उठाते हुए मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोली। मैंने कहा, शवी में चलकर बैठते हैं, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया। इसने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए ज़रूरी काम के बारे में इस्तफसार नहीं किया और मेरे साथ चलती रही। हमने ब्रॉन्सविल ऑफ वॉल स्ट्रीट को अक्म में छोड़ा और संगी टाइल्स वाले फुटपाथ पर चलते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए। मुझे इसी सिमत में फेडरल ऑफिस बिल्डिंग और कस्टमर स्कोरेट दिखाई दे रहा था। ठीक है, इसने ब्रॉडवे को बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से पकड़ रखा है। रकेल ने कहा, वजदान, तुम तो आंखें बंद रखते हुए भी बहुत कुछ देख रहे हो, लेकिन मैं खुली आंखों से भी अभी तक सुर्ख कैडी को नहीं देख सकी हूँ। मैंने रकेल को कोई जवाब देने की बजाय अपना मुशाहिदा जारी रखा। अब हमारी यानी इस औरत को बाएं जाने मुझे फ्रैंकलिन प्लाजा नजर आ रहा है। वो इस प्लाजा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है। क्या तुम कैडी का नंबर मालूम कर सकते हो? इसके लिए मुझे कैडी से बाहर निकलना होगा। मैंने कहा, गाड़ी की नंबर प्लेट को सामने से या पीछे से झांकना होगा और फिलहाल मैं कैडी से बाहर आने का रिस्क नहीं ले सकता। ओह, रकेल एक बोझल सांस लेकर रह गई। मैंने रकेल कैडी के बदलते हुए तेवर देखते हुए जल्दी से कहा, रकेल, वो दाएं जाने मुड़ने वाली है और उसने गाड़ी को मोड़ लिया। रकेल ने कहा, फ्रैंकलिन प्लाजा के बाद ब्रॉडवे कैनाल स्ट्रीट को क्रॉस करती है। इसका मतलब है वो कैनाल स्ट्रीट में दाखिल हुई है। क्या ये वही कैनाल स्ट्रीट है जो मैनहट्टन ब्रिज से जा मिलेगी? बिल्कुल वही है। इसका मतलब है वो चाइना टाउन की तरफ जा रही है। आसार तो यही दिखाई देते हैं। तुम रफ्तार को और बढ़ाओ, मैंने कहा। वो बोली, हम इस वक्त फ्रैंकलिन प्लाजा के नजदीक ही हैं। तुम फिक्र ना करो, वो बचकर नहीं जाएगी। मैं आंखें बंद रखते हुए इस एशियाई औरत से चिपका रहा। थोड़ी देर बाद मैंने शेवी को दाएं जाने मुड़ने महसूस किया। इसका यही मतलब था, वो रकेल ने गाड़ी को कैनाल स्ट्रीट पर डाल दिया था। वो चाइना टाउन से गुजरते हुए बड़ी तेजी से मैनहट्टन ब्रिज की जाने बढ़ रही थी। इस दौरान मैंने इस ड्राइविंग जारी रखते हुए अपने मोबाइल फोन पर कोई कॉल रिसीव की। अफसोस कि मैं इसकी आवाज नहीं सुन सकता था, वरना मालूम हो जाता कि किससे बात की थी। मोबाइल पर खत्म होते ही इसने मोबाइल सीट पैसेंजर सीट पर रख दिया। इस लम्हे रकेल की तेज आवाज मेरी समाज से टकराई। वजदान, कैडी के पीछे ही जाना है या बेवी चीज करूं? बेवी? मैं उछल पड़ा। रकेल ने बीवी नहीं बेवी कहा था। बेवी ब्रोजन देवी। इसके अल्फाज में मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। इस वक्त हमारी गाड़ी एक सिग्नल पर खड़ी थी। मैंने चौंक कर रकेल की तरफ देखा और पूछा, तुम किस बेवी की बात कर रही हो? इसने बाएं सिमत बहते हुए ट्रैफिक की तरफ इशारा किया और बोली, अभी अभी मैंने अपने सामने से एक गाड़ी में बर्नाल्डियो को गुजरते हुए देखा है। क्या कह रही हो? मेरे लिए बहुत बड़ा इंकिशाफ था। बर्नाल्डियो और यहाँ तुम्हें कोई मुआवजा हुआ है? लियो और रबी के सिलसिले में मुझे कोई मुआवजा नहीं हो सकता है। वो स्टीयरिंग पर मखरूती उंगलियों से दस्तक देते हुए बोली, मैंने अपने तवील अरसा माउंट मैकिनले में इन दोनों के साथ गुजारा है। हमारे सामने इस वक्त बावरी स्ट्रीट कैनाल स्ट्रीट को क्रॉस कर रही है। मैं इसी स्ट्रीट पर एक नेवी ब्लू बेवी BMW की अगवी नशिस्त पर बर्नाल्डियो को बरजमान देखा है। वो गाड़ी बावरी की तरफ जा रही है। जल्दी फैसला करो, सिग्नल खुलते ही वाला है। मैंने दोबारा आंखें बंद करते हुए अपना फैसला सुना दिया। तुम नेवी ब्लू BMW का ताकुब करो, मैं कैडी नेशन की खैर खबर करके आता हूँ। मेरी खिदमत खत्म होते ही सिग्नल खुल गया। मैंने खूबसूरत एशियाई औरत का तस्वुर किया और एक मरतबा फिर इसकी सुर्ख कैडी में पहुंच गया। वो मैनहट्टन ब्रिज को बीच को छोड़कर कैनाल स्ट्रीट पर आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। अस्ट्रोसा स्क्वायर पर पहुंचकर इसने कैडी को ब्रॉडवे पर डाल दिया और रिसीवर डोर पार्क के करीब से गुजरते हुए एक शानदार अपार्टमेंट बिल्डिंग में दाखिल हो गई। मैंने ये जानने में कोई कोताही नहीं बरती कि वो औरत सेवार्ड पार्क अपार्टमेंट्स में गई थी। मैं इसकी पुश्त पर चिपका रहा और अपार्टमेंट नंबर 34 तक पहुंच गया। मैं इसके साथ ही अपार्टमेंट में अंदर दाखिल हुआ। 34 एक शानदार लग्जरी अपार्टमेंट था, लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई, वो औरत इस अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली थी। इसने अपनी अकामतगाह के जिन जिन हिस्सों में गर्दिश की, वो तमाम गोशे और खोने खुदरे में अपनी याददाश्त में महफूज कर लिए। फिर जब मैंने वॉशरूम का रुख किया तो मैं इसके माहौल को बाय बाय कहते हुए शेवी में हाजिर हो गया। इस वक्त हमारी गाड़ी बावरी स्ट्रीट पर सफर करते हुए बावरी में दाखिल हो चुकी थी। मुझे आंखें खोलते हुए देखा तो रकेल ने अपने सामने 60 गज दो इशारा करते हुए कहा, वो नीली ब्लू गाड़ी देख रहे हो ना, इसमें है लियो। मैंने तस्दीक की खातिर आंखें बंद की और लियो के सरापा को जहन में लाते हुए इसे अपने जहन में उजागर करने की कोशिश की और मेरी ये कोशिश 100% कामयाब ठहरी। अगले ही लम्हे BMW के अंदर था। बर्नाल्डियो गहरी संजीदगी के साथ बेबी की भी नशिस्त पर बैठा था। ड्राइविंग सीट पर एक बावरी शोफर को देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि लियो जहां भी जा रहा था बड़े तज़ा को एहतशाम के साथ जा रहा था। मैंने आंखें खोल दी। राकेल ने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए पूछा, तसल्ली हो गई? हाँ, मैंने मुख्तसर जवाब देने पर इत्तकाफ किया। इसने इस्तफसार किया, कैडी वाली का क्या बना? वो सेवार्ड पार्क अपार्टमेंट्स में पहुंची है और इस वक्त गर्म शावर ले रही है। ओह, तो तुम इसके वॉशरूम में भी घुस गए हो? वो शायद भरे लहजे में बोली।
میں صرف واش روم کے دروازے تک اس کے ساتھ رہا، پھر لوٹ آیا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، وہ اپارٹمنٹ نمبر 34 میں رہتی ہے۔ وجدان، میں سواٹ پارک اپارٹمنٹس کے بارے میں جتنا جانتی ہوں، اس کے مطابق وہاں نیو یارک کے متمول لوگ رہتے ہیں، کسی کے ایرے گیرے کو اندر گھسنے کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے ذومعنی انداز میں کہا۔ اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ میں سمجھی نہیں۔ میں نے کہا، جب اس حسینہ کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو گیا ہے تو مجھے وہاں گھسنا بھی ہوگا۔ کیا یہ ہمت کر سکتا ہوں؟ تم مجھے بھی کوئی ایرا گیرا تو نہیں سمجھ رہی ہو؟ وہ میرے لطیف مذاق کی تہہ میں پہنچ گئے اور جلدی سے بولی، تمہیں کہیں بھی گھسنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی سے اجازت لینے کی۔ تم تو تھوڑی دیر پہلے بلا اجازت غیر محسوس طریقے سے اس کے اپارٹمنٹ کو کھنگال آئے ہو۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بات کو مکمل کر دی، میری مراد وہاں رہائش اختیار کرنے سے تھی۔ میں نے برجستہ کہا، کون کافر یہاں رکنے آیا ہے؟ اٹلی اور باوڑی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم ایسٹ ولیج میں داخل ہو گئے۔ بیوی اس دوران ہم سے آگے لگ بھگ 50-60 گز کے فاصلے پر رہی۔ ہم دونوں تبدیل شدہ حلیوں میں تھے، لہٰذا فکر اور پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی۔ برنالڈیو بھولے سے بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ جو افراد ان کے لیے موسٹ ویلٹنڈ کی حیثیت رکھتے ہیں چند گز کے فاصلے پر اس وقت اس کے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ میں اس ایشی عورت کا کھوج لگا چکا تھا، لہٰذا کسی بھی وقت اسے چھاپا جا سکتا تھا۔ اب لیو کی منزل اور نیو یارک میں آمد کا مقصد جاننا تھا۔ وہ خواہ ماؤنٹ مکینلے کو چھوڑ کر مین ہیٹن تو نہیں آیا ہوگا، جبکہ اس کا گرد ربی موشن ہامن بھی یہی موجود تھا۔ میں ربی کی کسی گہری سازش کے ہامن بھی کے بارے میں سوچنے والا ہائی الرٹ ہو گیا۔ این ممکن تھا لیو ربی کے پاس جا رہا ہو۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں راکیل سے کہا، نیوی بلیو BMW کو نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ میں محسوس کر رہا ہوں ہم ربی کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی، وہ پرعزم لہجے میں بولی۔ ویسے میرے خیال میں اوجھل اور ظاہر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ہو نا؟ اس نے بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھا اور دوبارہ ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بولی، میں نے سرخ کیڈی اور اس میں موجود ایشیائی عورت کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا، اور تم یہاں میرے پہلو میں رہتے ہوئے اس کے واش روم تک ہو آئے ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ بات ختم کرتے اس کا انداز بہت شوق اور پھر ران والے والا تھا۔ میں نے کوئی تبصرہ ضروری نہ سمجھا اور ونڈ اسکرین کے پار نیوی بلیو بیوی کو دیکھتا رہا۔ شیوی ایسٹ ولیج سے گزری اور باوری اسٹریٹ پر رہتے ہوئے ایسٹ 14 اسٹریٹ میں داخل ہو گئی، پھر یونین اسکوائر سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ 14 اسٹریٹ میں آنے کا مطلب تھا ہم ڈاؤن ٹاؤن سے مڈ ٹاؤن میں مین ہیٹن میں داخل ہو گئے تھے۔ اسٹریٹ 14 سے 59 تک مڈ ٹاؤن کا علاقہ تھا، مین ہیٹن کا سب سے زیادہ چوکا چوند علاقہ۔ اس دوران میرے اور میرے راکیل کے بیچ موجودہ حالات پر انتہائی سنجیدہ گفتگو بھی جاری تھی۔ ہم برنالڈیو کی گاڑی کا تعاقب کرتے ہوئے ایسٹ 14 اسٹریٹ کو چھوڑ کر 5th ایونیو میں داخل ہو گئے۔ اب ہم مین ہیٹن کے کلب سے گزر رہے تھے۔ کچھ دیر تک جنوب سے شمال کی جانب ہمارا یہ سفر جاری رہا۔ ہم نے 23ویں اسٹریٹ پر براڈ وے کو کراس کیا، پھر میڈیسن اسکوائر پارک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 34ویں اسٹریٹ کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ان دونوں سڑکوں کے ملاپ سے جو کارنر بنتا ہے وہیں پر مشہور معروف ایمپائر اسٹریٹ بلڈنگ استادہ ہے۔ کسی زمانے میں اسی جگہ ورلڈ روف اسٹور پا ہوٹل ہوا کرتا تھا، پھر اکتوبر 1929 عیسوی میں اس ہوٹل کو ختم کر دیا گیا اور 2 سال سے بھی کم مدت میں اسی مقام پر ایمپائر اسٹریٹ بلڈنگ کھڑی کر دی گئی۔ اس زمانے میں اس بلڈنگ کی تعمیر پر $2.5 کروڑ خرچ ہوئے تھے۔ 110 منزلہ ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کے اوپر 203 فٹ اونچائی اٹینٹ نصب ہے۔ ہم عظیم الشان بلڈنگ کے قریب سے گزرے، پھر نیو یارک پبلک لائبریری، راک فیلر سینٹر، سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل اور GM کا پورشن سے گزرتے ہوئے سینٹرل پارک پہنچ گئے۔ سینٹرل پارک کے آغاز سے اپ ٹاؤن مین ہیٹن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پارک اسٹریٹ 60 سے لے کر اسٹریٹ 110 تک جنوباً شمالاً پھیلا ہوا ہے۔ اس تعاقب سے اب مجھے کوفت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں برنالڈیو کہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا؟ میں نے بیزاری سے یہی سوال کیا۔ جب راکیل کے سامنا رکھا تو وہ پراسرار لہجے میں بولی، وجدان، میرا خیال ہے بیوی کی منزل آ گئی، دیکھو اس کی رفتار بتدریج کم ہو رہی ہے۔ اس وقت ہم اسٹریٹ 61 سے 62 کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو راکیل کے اندروں کو بالکل درست پایا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے برنالڈیو والی گاڑی اسٹریٹ 62 کارنر پر رک گئی۔ اسی وقت راکیل نے سنسنی خیز سرگوشی کی، اوہ، یہ تو سائناگاگ ہے۔ راکیل کا اشارہ اس عمارت کی جانب تھا جس کے سامنے نیوی بلیو BMW ٹھہری تھی۔ راکیل کا انکشاف رگا پاؤٹ دہرانے والا تھا۔ برنالڈیو کسی سائناگاگ پہنچا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا وہ کسی ربی سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ موشے ہیمن کے مین ہیٹن میں ہوتے ہوئے وہ بھلا کسی اور ربی سے کیوں ملتا؟ میرے رگو پے میں بجلیاں سی دوڑ گئیں۔ اسی دوران میں نے راکیل اور بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور شیوی کو اسٹریٹ 62 میں موڑنے کے فوراً بعد روکا نہیں، بلکہ وہ بلاک آگے جا کے میڈیسن ایونیو کے نزدیک سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا۔
साइना घाट तक जाने के लिए हमें स्ट्रीट बासर को अबूर करना पड़ता, जो आप 2 ब्लॉक को पीछे छोड़ना अकम में था। रकील ने गमगीन लहजे में कहा, हम दोनों का साइना गांव के अंदर दाखिल होना तो फिलहाल मुमकिन नहीं, और वो भी किसी प्लानिंग के बगैर। तुम ही जरा अंदर झांक कर हालात का जायजा लो, फिर सोचते हैं क्या क्या किया जा सकता है। रकील को अभी तक ये बात मालूम नहीं थी कि रबी के सिलसिले में मेरी ये सलाहियत फिलहाल किसी काम की नहीं। मैंने माउंट मकेले में रबी के तनवीमी अमल के जवाब में इसे जिस तरह बेवकूफ़ बनाया था, इस बारे में रकील को सब मालूम था। मैंने रबी वाला नुक्ता इस पर वाज़ह किया और कहा, ठहरो, मैं बर्नाल्डियो को चेक करता हूँ। इस बार मैंने एक नया तजुर्बा किया। आंखें बंद किए बगैर मैंने तीसरी आंख को सहमत देना चाहिए, लेकिन मुझे इसमें कामयाबी हासिल ना हो सकी। 3-4 मरतबा की नाकामयाब कोशिश के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ज़ाहिर आंख को बंद किए बगैर बातिनी आंख से काम नहीं लिया जा सकता। इस नतीजे के बाद मैं एक और तजुर्बे का ख्वाह था, जो सर्द दस्त मुमकिन नहीं था। मैं गुप अंधेरे में बैठकर जहां बात को हाथ समझाई ना देता हूँ, आंखें खुली रखकर थर्ड आई को इस्तेमाल करना चाहता था। फिलहाल ऐसी गहरी तारीकी मुझे मैसर ना थी, लिहाजा मैंने 2 आंखें बंद की और तीसरी आंखें त्वस्त से बर्नाल्डियो के माहौल में झांकने लगा, और इसी लम्हे मेरे ज़हन को एक झटका लगा। बर्नाल्डियो अपने गिरद रबी मोशी हैमंड के साथ एक कमरे में मौजूद था। वो दोनों एक चिरमी काउच के पास धमकीर सूरतें बनाए हुए खड़े थे। चिरमी काउच पर कुछ चट पड़ा था, इसका गर्दन से नीचे का बदन एक सफ़ेद शीट से ढका हुआ था। मैंने धड़कते दिल के साथ चट लेते हुए इंसान के चेहरे की जानिब निगाह घुमाई तो मुझे हैरत एक और ज़बरदस्त झटका लगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा मेरे खून में अंडील दिया हो। मैं लम्हात में वासिक तवक्को कर रहा था कि मेरी तसव्वुराती निगाह साहिल के चेहरे को बोसा देगी, लेकिन मेरी नज़र अपने ही चेहरे से टकराकर रास्ता भूल बैठी थी। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी और बेइख्तियार बड़बड़ाया, वजदान! और यहाँ ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ वजदान? रकील ने फिक्रमंदी से मेरी जानिब देखा। तुम किस वजदान का जिक्र कर रहे हो? नकली वजदान, मेरा डुप्लीकेट, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। वो बड़ी हैरत से आंखें खोलकर मुझे तकने लगी। हार्पर लॉज होटल में मैंने जब सदफ को फ़ोन किया था तो रकील भी इस वक्त में बिस्तर पर मौजूद मेरे साथ थी। इस रोज़ तक नकली वजदान की कराची ही में था। ये 4-5 दिन पहले की बात थी। इस शैतान की मैनहट्टन में मौजूदगी जाहिर करती थी। पिछले 4 रोज़ ही में इसे पाकिस्तान से अमेरिका पहुँचाया गया था। रबी मोशी हैमंड बहुत बाअसर शख्सियत था। व्हाइट हाउस के अलावा अमरीकी CIA और FBI वाले भी इसके इशारों को पहली अहमियत देते थे। मुझे और साहिल को CIA के एजेंट जॉनसन प्लेदर ने एक चार्टर तैयारे में कराची से एनकरेज पहुंचाया था। ऐसे काम इन लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल बनकर रह गए हैं। इस वक्त दुनिया का हर बाशऊर शख्स अदारक रखता है कि यहूदी कौम किसी ताकत का वर्ड हो चुकी है और अमेरिका बहादुर को फ्रंट पर रख दिया गया है। कोई शौकीन और साहिब हैसियत शख्स लाखों रुपया खर्च करके अमेरिका के सैर को जाना चाहे तो वीज़ा ऑफिस वाले सवालात करके इसके दिमाग की चूल्हें हिला देते हैं। एक इंतहाई पेचीदा और यानी वीज़ा फॉर्म को भरने के बाद ख्वाहिशमंद इसके तौहीन अमीर सलूक वाले इंटरव्यू में फेल होकर वीज़ा ऑफिस पर बाहर आते हैं तो इसकी हालत अफसोसनाक होती है। अमेरिका जाने का ख्याल तो इसके दिल से निकला हो या ना हो, अलबत्ता बहुत सी मुफीद चीज़ें इसके दिमाग से खारिज हो जाती हैं। जो लोग इस हद तक अमेज़ तजुर्बे से गुजरे हैं वो मेरे जज्बात को महसूस कर सकते हैं और इस बात में मुज़मन नुक्ते को समझ सकते हैं। ये रवैया सिर्फ आम और अमेरिका के लिए गैर मुफीद लोगों के साथ है। अलबत्ता मुझे मुख्तलिफ अक़वाम और ममालिक के वो अफराद जो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में अपना सानी नहीं रखते और अपने बेहतरीन दिमागी सलाहियतों से अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, इसके मज़ीद और लाइमतनाही तरक्की में मावन साबित हो सकते हैं। इन हुनरमंदी और अबकरी अफराद के लिए अमेरिका की सारी सरहदें खुली हुई हैं और हर सरहद दो खोल के हर रास्ते पर वेलकम बोर्ड अवेजा हैं। आओ और अपनी बेहतरीन सहालियतों को अमरीकी अवाम यहूदी नस्ल की फलाह बहबूद के लिए सर्व कर दो। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा ना, वो हम मुँह मांगा देंगे। पता नहीं कैसे कैसे दिमागी इन्हें यहूदी पॉलिसियों का ईंधन बन गए। सेहूनी साजिश को समझना आसान नहीं। आज अमेरिका तरक्की और बुलंदी के जिस मुकाम पर फायज नजर आता है, अगर कोई ये समझता कि इसमें यहूदी कौम का कोई कमाल है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है। ये तो इन हुनरमंदों की मेहनत का असमर है जो दुनिया के मुख्तलिफ खतों से अपनी ज़मीन को छोड़कर अमेरिका में आबाद हैं और इसकी मज़ीद तरक्की के लिए कोशां। मुझे फ़ोन पर सदफ से बात करते देखकर रकेल तशवीश में मुब्तला हो गई थी। इस वक्त इसने पूछा भी था कि मेरी कज़न, मैंने रकेल से सदफ का तारुफ कज़न की हैसियत से कराया था, के साथ क्या मसला है, लेकिन कोई वाज़ेह जवाब देने की बजाय मैंने इसे टाल दिया था। जब मैं रकेल से इतना ज़्यादा बेतकल्लुफ़ नहीं हुआ था और ना ही वो मेरे मामलात में पूरी तरह शामिल हुई थी, मगर अब सूरत हाल मुख्तलिफ थी। मैंने राकेल को नहायत मुख्तसर अल्फाज में नकली वजदान के बारे में बताया और आंखें बंद करके पता नहीं साइना गॉग के किस हिस्से में पहुंच गया। बहरहाल मैं बिल्कुल दुरुस्त मुकाम पर पहुंचा था। बर्नाल्डियो और रबी मोशे हैमन अब भी नकली वजदान के पास खड़े थे। वो आपस में कुछ बातें भी कर रहे थे, लेकिन जाहिर है इनकी आवाज़ें मुझ पर नहीं पहुंच रही थीं।
حتیٰ کہ وہ بدماش نقلی وجدان بھی ان سے متاثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور یوں لگتا تھا وہ گہری نیند میں ہو، ہیپنوٹک نیند۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نقلی وجدان کو ربی نے مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا ہو۔ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو یہ ربی کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ نقلی وجدان ہماشمات کے ٹرانس میں آنے والی چیز نہیں تھا۔ میں اسے ایک عرصے تک بھگت چکا تھا اور اس وقت میری تشویش کا سبب یہ تھا کہ پتہ نہیں اور کتنے عرصے تک کس انداز میں اسے بھگتنا ہوگا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی کہ ربی اس فتنہ پرور کو اپنے حق میں اور میرے خلاف استعمال کرنے والا تھا۔ محترم سانگفو نے کچھ بھی اس قسم کی پیشگوئی کی تھی۔ نقلی وجدان ایک منفی قوت کی شکل میں میرے مقابل آنے والا تھا جس کی لگام شاطر الشاطرین ربی موشے ہمن کے ہاتھ میں ہوتی۔ یہ ایک فکر لمحہ تھا۔ میں نے سائناگوگ کے اس حصے میں رہتے ہوئے اپنے طور پر یہ اندازہ قائم کیا کہ ربی لیو کو نقلی وجدان کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ مجھے گنگو میں رہنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ربی کو لیو اپنے ساتھ لے کر ایک دوسرے کمرے میں آ گیا۔ میں خوش ہو گیا۔ وہ دونوں یوں ہی کمرہ در کمرہ ہوتے ہوئے شاید ساحل کے پاس پہنچ جائیں، یا یہ بھی ہو سکتا تھا وہ سائناگوگ ہی سے باہر نکل آئیں۔ کسی سائناگوگ میں ایک بیڈ روم کا تصور خاصا مزے کا خیز نظر آتا ہے، لیکن جب کسی شیئر مارکیٹ میں ایسا بیڈ روم جو وجود رکھتا تھا تو پھر ممکن اور ناممکن کیا اہمیت تھی۔ دوسرے کمرے میں آنے کے بعد ربی نے برنارڈیو کو ایک چڑی کوچ پر لٹا دیا۔ وہ لیو پر کوئی خاص عمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک گرد گھنٹال اپنے چپلے چنٹے کسی بھی کوئی دنیا سبق تعلیم کرنے جا رہا تھا۔ میں سانس روک کر ربی کی حرکت کو نکنات کا جائزہ لینے لگا۔ ربی کا تماشا شروع ہوئے بمشکل 2 منٹ ہوئے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اچانک لائٹ چلی گئی ہو۔ میں تاریکی کے اتھاہ سمندر میں متعلق ہو گیا۔ اس ویرانی اور سر و سامانی اپنے سے گھبرا کر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میں شبی کے اندر راکیل کے پہلو میں بیٹھا تھا اور سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ راکیل نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا ہوا؟ تم خاصی نروس دکھائی دے رہے ہو۔ ابھی آ کر بتاتا ہوں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کیں اور تھرڈ آئی کے توسط برنارڈیو تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن متعدد بار کی سائی کے بعد جب میری تیسری آنکھ کے سامنے ایک وبیزہ سے چادر تنی ہوئی رہی تو جھنجھلا کر میں نے کوشش ترک کر دی۔ ربی نے اپنے عمل کے دوران میں برنارڈیو کو کسی ایسے فیز میں لے گیا تھا جہاں تک تیسری آنکھ کے ذریعے دیکھنا ضروری میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ پتہ نہیں یہودیوں کا وہ ربی مربی کیسے سیر پھونکتا جاتا تھا۔ مجھ پر جھنجھلاہٹ تو سوار ہو رہی تھی۔ اس خوف زدگی میں نے براہ راست ربی کو ٹریس کرنا چاہا، لیکن نتیجہ سابق تجربے کی صورت میں برآمد ہوا۔ سٹ پٹا کر میں نے شیطان کے فرسٹ کزن نقلی وجدان کا رخ کیا اور اس مرتبہ بھی مجھے ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑا۔ میری تیسری آنکھ اس سائناگوگ کے کسی بھی گوشے تک رسائی کے قابل نہیں رہی تھی۔ آنکھ پہلے دوسری یا تیسری، اسے دیکھنے کے لیے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر آنکھ بصارت کے لیے روشنی کو واسطہ بناتی ہے، جبکہ باطنی آنکھ بصیرت کے کسی میڈیم کی تلاشی ہوتی ہے۔ میرے میڈیم کو ربی موشے ہامن اپنے کسی تیریا ہدف عمل کی مدد سے کیموفلاج کر دیا تھا۔ بے بسی کے احساس کے ساتھ ہی میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میرے چہرے کے تاثرات کوئی راکیل سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ وہ فکر مندی سے بولی، وجدان تم کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ سائناگوگ کے اندر کیا صورتحال ہے؟ میں نے اسے اندر کی صورتحال اور اپنی معذوری سے آگاہ کر دیا۔ اس کی فکر مندی میں اضافہ ہو گیا۔ ہم اس وقت گولڈن یونیکارن میں بیٹھے ہوئے بوفے ڈنر کا مزہ اڑا رہے تھے۔ ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ بے فکری سے مزے اڑاتے پھرتے، تاہم پیٹ پوجا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہیں، اور اپنے حالات سے نبرد آزمائی کے لیے زندہ تو رہنا پڑتا ہے نا۔ ربی موشے ہامن نے برنارڈیو کو اپنے کسی ترسمی عمل سے گزار کر میرے لیے بیکار کر دیا تھا۔ نقلی وجدان پہلے ہی میری دسترس سے کوسوں دور تھا اور ربی اس تک بھی اسے براہ راست رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ چنانچہ ایسٹ واسٹ 62 اسٹریٹ والے سائناگوگ میں کوئی کام نہیں رہ گیا تھا۔ وہاں کی حساس اور انتہائی فالس سیکیورٹی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اندھے بیل کی طرح اندر گھسنا سراسر حماقت ہوتی یا خواہ مخواہ کسی مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہوتا۔ ویسے بھی ربی اس کا چیلا لیو میری فوری ضرورت نہیں تھے۔ مجھے اپنے ساحل کی تلاش تھی اور اس وقت وہ مجھے ایشیائی عورت ہی پہنچا سکتی تھی جیسے میں سواٹ پارک اپارٹمنٹس میں چھوڑ آیا تھا۔ راکیل سے باہمی مشورے کے بعد ہی میں نے واپسی کا فیصلہ کیا اور اس وقت ہم گولڈن یونیکارن میں موجود تھے۔ گولڈن یونیکارن لذت کام و دہن کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یہاں عمدہ قسم کے بوفے ڈنر صرف $25 کی کسی قسم میں حصہ حاصل کیا جا سکتا تھا، اور یہاں بیٹھنے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ توم گاہ سواٹ پارک اپارٹمنٹ سے بہت قریب تھا۔ گولڈن یونیکارن 18 ایسٹ براڈ کیتھرین اسٹریٹ پر واقع تھا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اپارٹمنٹ نمبر 34 میں جھانکا تھا۔ وہ عورت سو رہی تھی۔ یہ سونے کا وقت نہیں تھا، ابھی تک تو رات کا آغاز ہوا تھا۔ مجھے اس ایشیائی خوبصورت عورت کی اس حرکت پر سخت حیرت ہوئی اور میں نے راکیل سے تذکرہ کیا تو وہ بولی، ہو سکتا ہے بیچاری کی کوئی لیٹ نائٹ ڈیوٹی ہو۔ میں نے چونک کر راکیل کو دیکھا اور ہمدردانہ لہجے میں اختیار کرتے ہوئے کہا، دن بھر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے بیٹھے تھک تو جاتی ہوگی۔ اگر واقعی اس کی کوئی لیٹ نائٹ ڈیٹ ہے تو پھر آرام کرنے دو، اس کا حق بنتا ہے۔ راکیل نے کہا، اور یہ ڈیٹ اور نائٹ کی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کل چھٹی کا دن ہے۔ اوہ،
میں نے متفقانہ انداز میں راکیل کی طرف دیکھا، پھر ہمارے درمیان حالت ہزار پر بات ہوئی۔ بوفے ڈنر میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک معقول رقم میں آپ انواع اقسام کے کھانے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اچھا خاصا وقت بھی گزارنے کو مل جاتا ہے۔ ٹیسٹ کرنے کے الفاظ میں اس لمحے استعمال کیے ہیں کہ کسی ایک ڈش کو پیٹ بھر کر کھا لینا بوفے کی توہین ہے۔ ایپیسوڈ 16 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 17 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔